हे माय लिसनर्स, मैं हूं आपके नैरेटर, आपके राइटर सौम्या त्रिपाठी और लेकर आ चुकी हूं आपके लिए एक नई कहानी जिसमें हमारे किरदार का नाम ईश्वी माथुर और दक्ष राठौर और भी बहुत सारे किरदार आपको इस कहानी में देखने को मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि यह कहानी आपको पसंद आए जिसका नाम क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ इस कहानी को। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उत्तराखंड के देहरादून शहर में एक काफ़ी मशहूर आर्मी इलाके में एक बड़े से बंगलों में एक लड़की जो खिड़की के सामने बैठे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी सवरी हुई थी, चेहरे पर ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपनी आंखों को खोले वो दूर के जंगल की तरफ देख रही थी। आंखों में बहुत सारे सपने थे कि आने वाली जिंदगी कैसे होने वाली है। उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, मगर एक उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी के साथ वो भी सामने देख ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी अपनी माँ अर्चना जी जो कि अंदर आते हुए उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तैयार हो गई मेरी बच्ची? ईश्वी। जैसे उसने अपना नाम सुना था वो झट से अपने लहंगे को संभालते हुए पीछे की तरफ खड़े होते हुए कहती है, हाँ मैं तो तैयार हूँ, अब बारात कब तक आएगी? अर्चना जी उसकी बात को सुनकर धीरे से उसके चिन पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बहुत बेसब्र हो रही हो। वही ईश्वी जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं वो बात नहीं है, मुझे भूख लगी है और इतने अच्छे अच्छे खाने भी बन रहे हैं। पापा ने मेरे सारे फेवरेट डिश बनवा रखे हैं। आपको पता है ना, मुझे ज्यादा देर ऐसे भूख कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर के अर्चना जी उसके गाल पर धीरे से अपना हाथ सहलाते हुए कहती हैं, अच्छे से पता है तुम्हारी भूख के बारे में, लेकिन तुम्हें आज रात भर खाने को नहीं मिलने वाला। महेश भी जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तो फिर खामखा इतने अच्छे अच्छे खाने क्यों बनवाए? उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ जब वक्त आएगा तो तुम्हें भी खिला दिया जाएगा। अभी ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो जरा भी ब्लश नहीं लगा हुआ। वही वो दो केयरटेकर से कहती है, तुम लोग इसका जरा भी ख्याल नहीं रख रहे, अच्छे से ब्लश लगाओ और तुम खिड़की के पास मत रहो बेटा, ठंडी हवा चल रही है। महेश भी जो कहती है, मुझे अच्छी लग रही है ये हवाएं। अच्छा वैसे आप सुनो ना मम्मा। अर्चना जी उसकी बात सुनते हुए कहती हैं, क्या हो गया अब तुम्हें? महेश भी जो कहती है, अब तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है, अगर आप पूरा करोगे तो मैं बताऊंगी। वही अर्चना जी जो कहती हैं, मुझे पता है हर बार की तरह कुछ ऊट पटांग ही बातें करोगी, क्योंकि तुमसे कोई संजीदा बात की उम्मीद मैं कर ही नहीं सकती। ईश्वी जब भी सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आपको ऊट पटांग लग सकती है, लेकिन मुझे ना उस जंगल को देखकर कुछ तो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ तो मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे मुझे एक्सप्लोर करना है। अर्चना जी उसकी बात सुनते हुए कहती हैं, कितनी बार समझाऊं, उस जंगल के बारे में बातें मत किया करो तुम, और खामखा हम लोग भी ऐसी जगह में आकर फंस गए हैं। एक तो तुम्हारे पापा जी, वो तो इस जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। महेश्वर जो कहती है, अब कर्नल साहब है वो, उन्हें अपने शोहरत अपने नाम की बहुत परवाह है और यहाँ पर सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और जी हजूरी भी लगाते हैं शादी की वजह से। अर्चना जी उसकी गाल को खींचते हुए कहती हैं, बदमाश, अपने मम्मी पापा के बारे में इस तरह से बातें करते हैं। महेश्वरी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, हाँ सॉरी, और वो फिर से आकर के शीशे के सामने बैठ गई थी। वहीं केयरटेकर दोबारा से उसको सजाने लगी थी। ये ईश्वी थी जो कि लगभग 22 साल की उम्र में अपने मम्मा पापा के कहने पर शादी कर रही थी। आज उसकी अरेंज मैरिज हो रही थी। उसके पापा जो एक कर्नल हुआ करते थे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके थे, और वो रिटायरमेंट में अपनी सारी जिम्मेदारी को अपने सिर से हटाना चाह रहे थे, जिसमें उनकी इकलौती बेटी ईश्वी की शादी सबसे प्रायोरिटी थी। अर्चना जी भी आर्मी में एक डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन उनकी नौकरी अभी भी जारी थी। अपने मॉम डैड के यूं बिजी शेड्यूल से कभी भी ईश्वी को ज्यादा वक्त नहीं मिला था। वो अपने उन्हीं दो केयरटेकर के साथ रहती थी जो इस वक्त उसकी मेकअप और उसकी तैयारी में लगी हुई थी। छोटा सा परिवार, नॉर्मल सा घर, नॉर्मल सा रूटीन, इसी के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई थी। और सपने भी उसके कोई खास बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे भी कूद फान करना,
घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, जगहों को देखना, दुनिया घूमना काफी पसंद था, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके डैड और उसके मॉम आर्मी में होने की वजह से अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा पाबंदियों में रखना पसंद करते थे। इस वजह से नहीं क्योंकि वो अपनी बेटी को फ्रीडम नहीं देना चाहते थे, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो अपनी बेटी की इतनी परवाह करते थे कि उन्हें डर था कि कहीं उनका कोई दुश्मन उनकी बेटी को हार्म न पहुंचा दे। वो जब भी स्कूल जाती तो आर्मी ऑफिसर्स उसके साथ रहते, सोल्जर्स हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते और इसी के साथ उसकी जिंदगी बीती थी। अभी वो केयरटेकर उसे सजा ही रही थी कि पीछे से एक लड़की जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, ओ मेरी दुल्हन, आज तो क्या मतलब एकदम फाड़ू लग रही है आप। वह ईश्वी जो उसको मारते हुए कहती है, सुधर जाओ लड़की, तुमसे ना इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं कर सकती मैं। कम से कम दुल्हन को तो खूबसूरत, प्यारी और अच्छी अच्छी तारीफ कर सकती हो, जैसे उर्दू के लफ्जों में किया जाता है। ये फाड़ू क्या होता है? उसकी फ्रेंड जिसको पीछे से याद करते हुए कहती है, अरे मतलब पटाखा लग रही हैं आप, खामखा लड़की बन गई मैं, लड़का होती तो मैं ही सेट कर लेती तुझे। वही वो दोनों केयरटेकर उसकी फ्रेंड तान्या की बातों से बिल्कुल वाकिफ थी और उन्हें पता था कि उनकी फ्रेंडशिप कैसी है। वो दोनों उसे तैयार करके अब बाहर जा चुके थे। वही तान्या उसके बगल में बैठते हुए कहती है, कैसा लग रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही तेरे? ईश्वी जो कहती है, वो क्यों होगी? वही तान्या जो सामने रखे उसके कुछ मेकअप किट को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्योंकि अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तू किसी की दुल्हन बनने वाली है, मानना पड़ेगा लेकिन तुझे। और वो झटके से उस मेकअप किट को ड्रेसिंग टेबल पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहती है, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी अपने मॉम डैड की खुशियों के लिए दे रहा है, वाह यार, तुझे तो सल्यूट है मेरी तरफ से। ईश्वी उसकी बात सुनकर के हैरान होते हुए पूछती है, क्या मतलब मैंने कौन सी कुर्बानी दे दी? वहीं उसकी फ्रेंड तान्या जो कहती है, तूने कुर्बानी नहीं दी? हाँ, अरे अपने मॉम डैड के कहने पर बिना लड़की को पसंद किए, बिना उसके बारे में जाने पहचाने उससे शादी कर रही है। वो खड़े होकर के उसके पीछे आकर उसके लिए क्लैप करते हुए कहती है, खुशियों का बलिदान देकर के जो तू अपने लिए ऐसा डार्क सा फ्यूचर खुद ही चूज कर रही है ना, उसके लिए तालियां तो बनती हैं आपके लिए, मानना पड़ेगा। ऐसी बेटियां होती हैं, तभी तो मॉम डैड बेटे के आने पर इतनी खुशियां मनाते हैं। अब मेरी जैसी बेटी को देख लो, मेरे घर वाले तो मुझसे इतना परेशान रहते हैं। वैश्वी जो खड़े होते हुए कहती है, तो मेरी तारीफ कर रही है या फिर? वही तान्या जो कहती है, ओ तो मैडम को समझ में भी आ रहा है कि मैं तारीफ कर भी रही हूँ या फिर नहीं। इतना सवाल कर लिया ना तूने, बस मेरा दिल खुश हो गया। मुझे तो लगा था कि तू वहीं सच में से अपनी तारीफ ही ना समझ रही हो। ये जो तान्या की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और धीरे से आकर के खिड़की के पास टिकते हुए उससे पूछती है, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं शादी करके ठीक नहीं कर रही? तान्या जो उसके पास आते हुए कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रही हो। आने वाली जिंदगी तुम्हारी यही बच्चे, पति और उनके घर परिवार को संभालते हुए गुजर जाएगी। और अच्छी लड़कियां तो ऐसी ही होती है ना, अपनी खुशियों के लिए तो वो कभी कुछ नहीं करती। ना तूने कभी बॉयफ्रेंड बनाया, ना तो तेरा कोई खास अच्छा रिलेशनशिप था किसी लड़के से। अरे तू लड़के से ठीक तरीके से बात भी नहीं करती थी। ईश्वी जो कहती है, मेरे डैड के बारे में जानती हो ना तुम? वही तान्या जो पीछे आते हुए उसकी बात सुनते हुए कहती है, ब्रिजेश अंकल के बारे में तो भाई कौन नहीं जानता। और तुम्हारे डैड भी ना तुम्हारी मासूमियत का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची करके जो तेरे हर बात को नकार करके अपनी बात मनवाने की अंकल की आदत है ना, उसके लिए मानना पड़ेगा। होने के बावजूद भी बिल्कुल पॉलिटिशियन वाला गेम खेलते हैं तेरे डैड। ईश्वी जो गुस्साते हुए उससे कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो और मेरे पापा के बारे में इस तरह की बातें हमेशा क्यों करती हो तुम? तान्या जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्योंकि तेरे पास तो अकल है नहीं जो तू अपने आप को समझा पाएगी कि तेरे साथ हो क्या रहा है। तुझे पता भी है जिस लड़के से तू शादी करने जा रही है वो भी एक आर्मी ऑफिसर है। 2 आर्मी ऑफिसर के बीच तो पहले से ही रह चुकी है और तेरी जिंदगी कितनी रद्द हुई है तुझे खुद भी पता है। तुझे कब आना है, कब जाना है, कहाँ निकलना है, कहाँ नहीं जाना है, सब तेरे घर वाले डिसाइड करते थे और आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लड़की की जिंदगी सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही बंद रह जाती है, क्या वो बाहर नहीं जा सकती? ईश्वी जो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं मम्मा पापा के साथ वेकेशन पर तो चाहती ही थी। वही तान्या जो कहती है,
तुझे समझाना बेकार है। तू कर शादी और बच्चे पैदा कर, इसलिए बनी है तू। और ये बोलकर वो गुस्साते हुए बाहर निकल गई थी। ईश्वी जो अपने ही आप पर हैरान होते हुए खुद से ही बातें करने लगी थी। क्या मैं सही नहीं कर रही? शादी करना तो हर लड़कियों का काम होता है, और लड़कियों का क्या, वो तो लड़के भी करते हैं। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे मम्मा पापा खुश है ना, उससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। और मेरे मम्मा पापा जिंदगी भर मेरे लिए इतना खुश किए हैं, क्या मैं उनकी एक बात नहीं मान सकती? कुछ भी बोलती है पागल लड़की। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। सारे गेस्ट भी आराम से एंजॉय करते हुए ब्रिजेश से बातें कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद अच्छा फैसला लिया आपने। वही ब्रिजेश जी जो कहते हैं, अरे मैंने कहा यह सब तो मेरी बेटी का किया धरा है। उसने हमेशा से हमारी बातों को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखा है। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसी बच्ची है, वरना आजकल की लड़कियों को तो आप देख ही रहे हैं। वहीं तान्या के डैड जो अपनी बेटी को आता देखकर कहते हैं, भाई हमारी बेटी जैसे भी है, लेकिन उसे इतना साधारण जिंदगी पसंद नहीं है, और मुझे फक्र है अपनी बच्ची पर। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और लड़कियों को ना ब्रिजेश जी, चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए उन्हें। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव अंकल जो उनकी बात को नकारते हुए कहते हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। लड़कियां अगर घर के अंदर रहें तभी वो सुरक्षित रहती हैं और अच्छी भी रहती हैं, वरना बाहर जाकर के तो वो शर्म लिहाज सब कुछ भूल जाती हैं। ब्रिजेश जी जो उन सारे लोगों की बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हमारी बीवी आर्मी में डॉक्टरी नहीं की? क्या हमारे घर वाले जो औरतों को बाहर नौकरी करने के लिए भेजते हैं, क्या उन पर ट्रस्ट नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरी बेटी को मैं संभाल कर रखना चाहता था, और मुझे नहीं पसंद है कि वो कोई भी काम करे। हमारे यहाँ भी वो ऐश और आराम से रहती, और जहाँ जाएगी वहाँ भी ऐश करेगी। और अगर उसे कोई तकलीफ या कोई परेशानी आती है तो मैं तो हुई उसे संभालने वाला। तान्या भी उन लोगों को ज्वाइन करते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी टू शेयर माई ओन ओपिनियन, पर अंकल जी क्या आपकी जगह ये बात अगर ईश्वी का दुल्हा कहता तो ज्यादा बेहतर नहीं लगता? लाइक उस अमन जी के मुंह से तो मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी। आपको पूरी उम्मीद है कि वो उसे पसंद करता है? अर्चना जी जो आते हुए कहती हैं, अब इस मामले में हम बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वक्त अब शादी का हो चुका है। 20 मिनट में बारात यहाँ पर पहुंच रही है, और अगर वो लड़का ईश्वी को पसंद नहीं करता तो शादी के लिए हाँ क्यों करता? तान्या जो अपने डैड की तरफ देखते हुए काफी धीरे लहजे में कहती है, भर भर के दहेज जो दे रहे हैं, लड़का लड़की पर नहीं दहेज पर फिदा है। खैर कौन समझाए बेवकूफों को। और फिर अपने डैड से कहती है, मैं आती हूँ डैड। और वो अपने फ्रेंड ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जिसमें ऑलमोस्ट लड़के ही हुआ करते थे। कुछ लड़कियां भी थीं जो उसकी तरह से आर्मी में जाना पसंद करती थी, और वो उसी के साथ ट्रेनिंग भी लिया करती थी। ईश्वी जो अभी भी खिड़की के पास ही खड़ी ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से ही अपने आप को रब करने लगी थी। उसके हाथ उसके बाजुओं पर तो कभी उसके गाल पर जाते, और बार बार तान्या की बातें उसको परेशान कर रही थी। तान्या हमेशा से उसे मोटिवेट करती थी, और तान्या उसके घर वालों से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके घर वाले ईश्वी को कभी भी ये बात बताए ही नहीं कि फ्रीडम जैसे कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। बाहर की दुनिया के बारे में ईश्वी को कोई भी अंदाजा नहीं था। अभी ईश्वी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही बालकनी से उसे कुछ आवाज आती है। अभी ईश्वी पीछे मुड़कर देखती, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता, जैसे उसके ये सिर्फ भ्रम था। जी ऐसे उसे जंगलों की तरफ देखने लगी थी कि तभी पीछे से दोबारा से कुछ आवाज आती है, और अब जब वो पीछे मुड़कर देखी थी तो उसकी सांसें उसके गले में आकर अटक गई थी। सामने दो मुस्तंडे जो कि इस वक्त पूरी तरह से मास्क लगा करके उसके सामने खड़े थे। एक लड़का जो अपने काम को करने में लग चुका था। अपने बैग में वो लगातार ईश्वी के कमरे में जितने भी जेवर जहरात रखे थे उसे अपने बैग में भरना शुरू कर दिया था, और वहीं दूसरा लड़का जो अपने गन को उसके सामने पॉइंट किया हुआ था। उसकी आंखें ईश्वी से एक पल के लिए भी हट नहीं रही थी। वहीं ईश्वी एकदम से कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो लड़का जो आकर के उसके माथे पर बंदूक रखते हुए
अपने होठों के पास अपनी उंगली रखते हुए कहता है, श्श, कुछ भी बोला तो दुल्हन की जगह लाश बन जाओगी। ईश्वी डर के मारे एकदम से शांत हो गई थी और वो बस अपने मुंह को दबाए हुए रोए जा रही थी। वहीं तभी नीचे से कुछ शोर आना शुरू हो गया था, जैसे किसी को अंदाजा लग गया हो कि इस वक्त ईश्वी के कमरे में कोई चोर घुस आया है। लेकिन इससे पहले अभी वो दोनों वहां से भाग पाते, अचानक ही कर्नल ने दरवाजा खोल दिया था। वो दौड़ करके अपनी बेटी को बचाने के लिए आए थे, लेकिन कर्नल अभी कुछ कर पाते उससे पहले ही उस लड़के ने ईश्वी के माथे पर बंदूक टिका दिया था और वो सामने खड़े जितने भी लोग थे उनसे वार्निंग भरे लहजे में कहता है, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून कर रख दूंगा इसे। बाहर चलो, मैंने कहा बाहर चलो। ब्रिजेश अपनी बेटी को लेकर बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव थे और वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को हार्म पहुंचाने नहीं दे सकते थे। उसे एक खरोच भी आती तो ब्रिजेश जी को इतनी परेशानी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने हाथों के पिस्तौल को नीचे की तरफ रखते हैं और अपने हाथ को ऊपर रख करके और अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए पीछे की तरफ भागने लगे थे। वैसे उनकी नजर इस वक्त ईश्वी पर थी और वो बस इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो आदमी एक गलती करेगा, ब्रिजेश जी तुरंत ही उसे फायर कर देंगे। लेकिन वो लड़का जो इस मामले में काफी ट्रेंड नजर आ रहा था, वो पहले तो उस लड़के को सामने की तरफ करता है। सारे लोग ईश्वी के ऊपर ही अपनी नजर टिकाए हुए थे। जिस लड़के ने इस वक्त ईश्वी को अपने कब्जे में लिया था, वो उसके कान के पास आकर धीरे से पूछता है, भागना आता है तुम्हें? ईश्वी जल्दी से अपने चेहरे को डरते हुए ना में हिला देती है। वो लड़का जो गुस्से में उसे अपने कंधे पर उठाता है और नीचे लगे रस्सी से एक हाथ से ही लटक जाता है। उसे जिस तरह से ईश्वी को लेकर वो इतने आराम से नीचे की तरफ कूदा था, जैसे वो 10 फीट नहीं बल्कि 2 फीट ऊपर से ही कूद रहा हो नीचे की तरफ। जैसे वो नीचे की तरफ गया था, दूसरा लड़का भी नीचे की तरफ रस्सी से पकड़कर लटक जाता है और कूदते हुए वो दोनों अब गाड़ी के पास आ चुके थे। कोई भी वहां से हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको पता था कि ब्रिजेश की जान बसती है ईश्वी में, और अगर गलती से भी ईश्वी को कुछ भी हुआ तो ब्रिजेश जी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे अब वो दोनों लड़के गाड़ी के पास आ चुके थे और एक लड़का जिसने अपने कंधे पर ईश्वी को उठाया था, वो उसे अपनी बाहों में भर के जल्दी से उसे गाड़ी के अंदर बिठाता है और गाड़ी जो कि रोड की तरफ से दौड़ जाती है। ब्रिजेश जी भी नीचे आते हुए अपने सारे सोल्जर के साथ उन्हीं के पीछे पीछे निकल गए थे, लेकिन जब तक वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते तब तक सामने की गाड़ी पूरे रास्ते से गायब हो चुकी थी, दूर दूर तक जैसे उसका कोई नामो निशान ना हो। वहीं ब्रिजेश जी जो अपनी पगड़ी को अपने सर से निकालते हुए अपने कार के बोनेट पर रखते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची, उसे ढूंढना होगा कि किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। अर्चना जी आकर के उनको संभालते हुए कहती हैं, कुछ नहीं होगा ईश्वी को कुछ। कि तभी तान्या जो कहती है, कैसे कुछ नहीं होगा? मैंने कितने बार कहा था कि उसे फाइटिंग सिखाइए मेरी तरह, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो डर था कि उसे कहीं खरोच ना लग जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। और अब क्या हम यहाँ पर वेट करते रहेंगे? उसे ढूंढने का कोई तरीका निकालना होगा। सब लोग इसी बारे में बात करने लगे थे। वहीं गाड़ी में बैठे ईश्वी जो अगल बगल के लड़कों को देखते हुए काफी ज्यादा डर रही थी और लगभग वो कांप रही थी। गाड़ी में बैठे पैसेंजर सीट पर जो लड़का पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, अब तक सिर्फ हम चोरी करते थे, किडनैपिंग नहीं। अब ये क्या नया धंधा शुरू कर दिया आपने? बगल में बैठा एक लड़का जो काफी मोटा था और वो एक बार ईश्वी की तरफ देखता है और फिर उसके बगल में बैठे लड़के को जो कि बस विंडो की तरफ देखे जा रहा था और बार बार अपने हाथ में लिए गन को अपने फोरहेड पर रब किया जा रहा था। वो ईश्वी को देखते हुए धीरे से उसके पास आते हुए कहता है, तुम वरी, ये तुम्हें कुछ करेगा नहीं। हम लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। जब तुम्हारे घर वाले सो जाएंगे, हम तुम्हें ले जाकर वापस रख देंगे। ईश्वी जो अपनी आंखें छोटी करती हुए एक बार उसको देखती है और फिर सामने की तरफ देखकर अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज मुझे घर जाना है, पापा के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो। सारे लोग उसको इस तरह रोता देख करके परेशान हो रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का जिसका नाम अयान था और वो भी ईश्वी के कमरे में चोरी करने के लिए गया था, उसके ठीक बगल में बैठा लड़का जो कि रुद्र था। पीछे बैठे लड़के का नाम बंटी
और इस वक्त जिसने इश्वी का हाथ जोर से अपने एक हाथ से जकड़ा हुआ था उसका नाम था दक्ष। तीनों के तीनों मिल करके इश्वी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तीनों सिर्फ चोर थे लेकिन बुरे इंसान नहीं, बल्कि उन लोगों को तो इश्वी की हालत पर तरस भी आ रहा था। इश्वी के ठीक बगल में बैठा लड़का जिसका नाम बंटी था, वो दक्ष की तरफ देखते हुए पूछता है, भाई दिस इज वेरी रॉन्ग, आपको इस लड़की को ऐसे नहीं उठाना चाहिए था, बेचारी की शादी टूट गई। वही दक्ष पहले तो सबको शांत करते हुए कहता है, मुझे अगर किसी के भी मुंह से एक आवाज सुनाई दी तो उसके मुंह में बंदूक की गोली मैं खुद डालूंगा। और दूसरी बात, और फिर वो इश्वी के कलाई को जोर से अपने हाथों में कसते हुए कहता है, ये जो तुम भिन भिन करके रोए जा रही हो ना मक्खियों की तरह, चुप हो जाओ एकदम, मारा है तुम्हें। वही इश्वी जो और ज्यादा पीछे होते हुए कहती है, मेरा हाथ। यार जो रेयर व्यू मिरर से दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उसे। और आपकी तरह सब लोग स्ट्रांग नहीं होते, छोड़िए उसे। वही पैसेंजर सीट पर बैठा रुद्र जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, दक्ष हाथ छोड़ दे उसका। बंटी भी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, या प्लीज हाथ छोड़ो उसके। उसको डर लग रहा होगा तो रोएगी, नहीं तो क्या नाचेगी। शादी में तो वो नाचती, लेकिन तुमने उसके साथ जो किया। दक्ष उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है, मैं मार दूंगा तुझे अगर तूने एक लफ्ज और बोला तो। बोल रहा हूं ना, शांत रहे। और वो सामने बैठे लड़के से कहते हैं, गाड़ी तेज चलाओ या भूल गए हो चलाना। और देर तक उन लोग की गाड़ी रोड पर नहीं चलती, बल्कि किसी ऐसे जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर गाड़ी बार बार डिसबैलेंस होकर के हिलती जा रही थी। सब लोग उसी गाड़ी के साथ उछल कूद कर रहे थे। वही बंटी जो कहता है, दिस वे, मैं तो कह रहा हूँ इस बार के जेवर से रोड बनवा लेते इधर से, ये भी इस इलाके में तो सिर्फ हम ही लोग रहते हैं। वही ईश्वर जो हिम्मत करते हुए कहती है, मेरे पापा तुम लोग को ढूंढ लेंगे, देखना तुम लोग को ढूंढ लेंगे वो, और तुम सबको बहुत मारेंगे। सब लोग इस बात पर बस चुप थे, क्योंकि सबको ईश्वर की हालत समझ आ रही थी। लेकिन दक्ष उसके हाथ को दबाते हुए उसे घूरते हुए कहता है, ढूंढ लेगा तुम्हारा बाप मुझे तो ढूंढ लेने दो, क्योंकि मैं तो कब से बेसब्र हूं उनके सामने आने के लिए। जिस दिन वो मेरे सामने आएंगे ना, बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे उनसे। वह ईश्वरी जो कहती है, वो मार देंगे तुम लोगों को, देख लेना। दक्ष अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, वैसे मारने में तो तुम्हारे डैड काफी शातिर है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सबसे पहले उनकी बेटी की लाश उनके हाथ में रखूंगा मैं। बहुत प्यार से पाला गया ना तुम्हें, अब बताऊंगा दर्द भरी जिंदगी कैसी होती है। सब लोग दक्ष की बात सुन सुनकर के बार बार उन्हीं की तरफ देखे जा रहे थे। वहीं अचानक से ही गाड़ी रुकती है और सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, आ गया अड्डा, आ गया, चलो चलो चलो। वही श्री जो अपने हाथ को बार बार दक्ष के हाथों से छुड़ाते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे नहीं उतरना, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी। वही दक्ष उससे कहता है, नहीं उतरोगी तो मैं जबरदस्ती उतार लूंगा, और तुम्हारे नाटक झेलने के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया। जितना कह रहा हूँ चुपचाप से मान जाओ उसे। और ये बोलकर वो बहुत ही बेदर्दी से उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर की तरफ ले आने लगा था। अभी भी उसकी शक्ल पर मास्क था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ईश्वी को जरा भी नजर नहीं आ रहा था, और नजर आ रही थी तो सिर्फ उसकी आंखें, जो कि वाकई में ही बहुत ही खूंखार और बहुत ही खतरनाक लग रही थी। रात के अंधेरे की वजह से उसकी आंखों का कलर तो साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखों में जो गुस्सा था उससे ईश्वी काफी ज्यादा कांप रही थी। अभी वो लोग अंदर जा पाते उससे पहले ही दक्ष तीनों को रोकते हुए कहता है, कोई भी अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं बोलूं बस अपनी मुंडी हिला देना। और ये बोलते हुए दक्ष उन तीनों लड़कों के साथ ईश्वी को खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। ईश्वी जो आसपास के जगहों को देखती है, वहां पर सिर्फ धुंध फैला हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कि उसके बदन को और ज्यादा कांपने पर मजबूर कर रही थी। पूरी जगह पर सिर्फ अंधेरा था और थोड़ी बहुत पेड़ से छनते हुए चांद की रोशनी आ रही थी।
मगर वो इतनी हल्की थी कि उसके होने ना होने से कोई खास फायदा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो लोग एक अड्डे के सामने आते हैं जो कि 2 मंजिला घर था और वो पूरी तरह से लकड़ियों से बना हुआ था। तीनों तो अंदर पहुंच गए थे और बैग लेकर के वो तीनों अंदर की तरफ उसे रखते हुए कहते हैं, आज वाली चोरी वाकई में बहुत खतरनाक थी भाई। कर्नल के घर पर दोबारा से कभी नहीं जाना है। और फिर इतने बड़े बड़े ऑफिसरों के घर पे हम चोरी क्यों करते हैं? वही दक्ष अंदर आते हुए कहता है, क्योंकि मुझे किसी भी आर्मी ऑफिसर को चैन से देखना पसंद नहीं है। वही ईश्वी का हाथ पकड़ते हुए वो जैसे ही अंदर की तरफ आया था, सामने बैठे 12 से 13 लड़के जो कि तुरंत ही अपने सिर को झुकाकर खड़े हो गए थे। दक्ष उन सब का सरदार की तरह ही काम करता था। वैसे तो अयान, रुद्र और बंटी भी दक्ष की इज्जत करते थे, मगर वो तीनों उनके दोस्त की तरह थे, बाकी सब उनके चेलों जैसे। वहीं वो ईश्वी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे उन लोगों की नजर धीरे धीरे सामने की तरफ उठने लगी थी और उसमें से एक लड़का जो मुस्कुराते हुए कहता है, ये कौन है सा? उसने इतना बोला ही था कि तभी दक्ष कहते हैं, 1 मिनट, बता रहा हूं तुम सबको, बीवी है ये मेरी। जैसे ही उन सबके कान में ये सुनाई दिया था, सब लोग चौंक करके दक्ष को देखने लगे थे, क्योंकि अभी तक तो दक्ष बहुत ही ब्रह्मचारी बना फिरता था। किसी भी लड़की में ना कोई दिलचस्पी, ना किसी लड़की को छेड़ना। अचानक से ये शादी का टेंट्रम क्या था? वहीं वो तीनों लड़के भी दक्ष को घूरते हुए देख रहे थे। अयान भी दक्ष की बात सुनते हुए रुद्र और बंटी को साइड में ले जाते हुए कहता है, ये इस लड़की को पसंद करता है क्या? वहीं रुद्र जो कहता है, नहीं, देख नहीं रहा कितने बेदर्दी से उसे पकड़ रखा है। बेरहम इंसान है ये क्या किसी को पसंद करेगा? मुझे लगता है कि किसी और ही रीजन से ये बोल रहा है। वहीं बंटी जो कहता है, तुम लोग को उसकी अच्छाई नजर नहीं आ रही? मुझे आ रही है। वो नहीं चाहता है कि ये सारे लड़के उसे गंदी नजर से देखें। अब अगर वो दक्ष की बीवी होगी तो भला किसी की हिम्मत होगी जो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे? शायद इसी वजह से ये कर रहा है। वहीं बंटी की बात सुनकर रुद्र और अयान भी एक दूसरे को देखकर अपना सर हाँ में हिला दिए थे। दक्ष चुपचाप से उसको खींचते हुए अंदर की तरफ ले जा रहा था और वाकई में ही सब लोगों ने अपने सर को ईश्वी के लिए भी झुका लिया था। ईश्वी जो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दक्ष उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, क्या चाहती हो? इतनी जल्दी मौत आ जाए तुम्हें? ईश्वी डरते हुए अपने चेहरे को नाम हिला देती है। दक्ष उसको ऊपर जाने का इशारा करते हुए कहता है, तो चलो मेरे साथ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को उस पर इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। उसने तो चुपचाप अपने सारे जेवर को भी उन लोगों को चोरी करने दिया था। वहीं दक्ष उसे एक कमरे में अंदर की तरफ ले जाता है और ऑलमोस्ट उसे धक्का देते हुए कहता है, अब से यही काल कोठरी तुम्हारी जिंदगी है। जैसे ईश्वी डिसबैलेंस होकर अंदर की तरफ पहुंचे थे, वो झट से बाहर आते हुए कहती है, याक, छी, ये बहुत गंदी जगह है, मैं ऐसी जगह नहीं। लेकिन तभी दक्ष जिसको दोबारा से पीछे की तरफ धक्का देते हुए काफी जोर से दरवाजा बंद करता है और उसके बाजू को पकड़कर कहता है, जिस जगह पर इस वक्त हो यहीं की आदत डाल लो, क्योंकि यहां से बाहर तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। और फिर उसे खिड़की के पास ले आते हुए बाहर के नजारे को दिखाते हुए कहता है, देख रही हो, आस पास चारों तरफ तुम सिर्फ जंगल से घिरी हुई हो। अगर कहीं भागकर जाओगी भी तो बचोगी नहीं। या तो कोई शेर तुम्हें निकल जाएगा और या तो मेरे हाथों आओगी। और भागने की कोशिश की तो ये जो तुम्हारे पैर है ना, ये सलामत नहीं बचेंगे। वहीं ईश्वी जो अपने हाथ को उसके सामने जोड़ते हुए कहती है, क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? मुझे घर जाने तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। वहीं दक्ष उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए जोर से उसके मुंह को दबाते हुए कहता है, तुम कुछ बताने के लायक रहोगी तब तो बताओगी। बहुत इज्जत करती हो ना तुम अपने माँ बाप की, और उनकी इज्जत की बहुत परवाह है तुम्हें। व्हाट इफ अगर तुम्हारी इज्जत ही तुम्हारे हाथ में ना रहे तो? जैसे ही उसने ये सुना था, वो तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरे पापा की सोसाइटी में बहुत इज्जत है और मेरे पापा मुझे बहुत मानते हैं, प्लीज नहीं। उसकी बात कुछ भी नहीं समझ लिया था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है।
जिसकी वजह से श्री बस उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी। वहीं दक्ष उसको देखते हुए नीचे की तरफ उसे धक्का देकर के बिठाते हुए कहता है, सोचना भी मत, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो और ना ही मेरा इन सब में कोई दिलचस्पी है। मेरा इंटरेस्ट जिसमें है वो तो मैं करके रहूंगा। फिलहाल तुम एंजॉय करो इस जगह को। और दक्ष गुस्से में अपने रूम से बाहर की तरफ निकलता है और नीचे आते हुए कहता है, चारों तरफ पहरा होना चाहिए, बहुत ही कड़ा पहरा। इस बार कोई मामूली चीज उठाकर नहीं लाया हूं मैं। वही सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ सर, आपने लड़की उठाई है। लेकिन तभी दक्ष कहता है, लड़की नहीं, किसी की अमानत उठाई है, और जिसकी अमानत है वो इतना कमजोर इंसान नहीं है, तो हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। और ये बोलकर वो सबको बाहर जाने का इशारा कर देता है। दक्ष के एक ही इशारे पर वो सारे लड़के जो कि अपनी राइफल को लेकर बाहर की तरफ एकदम बॉडीगार्ड की तरह तैनात हो गए थे। दक्ष भी मेन गेट से बाहर निकलते हुए अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाता है और अपने बगल में खड़े एक लड़के के सामने अपना हाथ फैलाते हुए इशारा कर देता है। वो लड़का जो तुरंत ही सिगरेट को लेकर उनके हाथ में रखता है और धीरे से सिगरेट को लाइट अप करते हुए कहता है, साहब, पर हम जान सकते हैं आपने मैडम से शादी, यहाँ पर उन्हें रहने में काफी तकलीफ होगी। जैसे ही दक्ष ने यह सुना था उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत सही कहा तुमने, बहुत तकलीफ होगी मैडम को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। और फिर वो अपने सिगरेट के कश को लेते हुए बाहर के धुंध को एंजॉय कर रहा था, जैसे आज उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो और उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। सारे लड़के तो दक्ष के हिसाब से ही रहते थे, मगर सिर्फ ये 3 लड़के जिसको ईश्वी के ऊपर वाकई में ही बहुत तरस आ रही थी, क्योंकि सबको हकीकत तो अच्छे से पता थी। वहीं अयान जो रुद्र और बंटी को देखकर कहता है, तुम जाओ, दक्ष को संभालो, मैं जरा ऊपर से होकर आता हूँ। रुद्र जो उसे घूरते हुए रोकते हुए कहता है, ओए, ऊपर नहीं जाना है, उस लड़की को डिस्टर्ब किया तो जान लेना। अयान जो कहता है, अरे यार, मैं सिर्फ उससे बात करने जा रहा हूँ, वैसे भी दक्ष उसके साथ बात थोड़ा ना कर रहा है, लगातार बस उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। तुम दोनों जाकर उसे संभालो, तब तक मैं आता हूँ। और ये बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए जल्दी से दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुला था, ईश्वी जो कि अंदर अभी रोए जा रही थी, वो झट से अपने आप को ही अपने हाथों से कवर करते हुए और ज्यादा सिसकियां भर के रोने लगी थी। वहीं अयान उसकी हालत को देखकर उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, शायद मैंने गलत घर चुन लिया, वो मेरी ही प्लानिंग थी उस जगह पर चोरी करने की। मुझे लगा मालदार पार्टी होगी तो खामखा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। पर तुम परेशान मत हो, जैसे ही मौका मिलेगा ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़। लेकिन तभी ईश्वी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। देखा नहीं किस तरह से मुझे बात कर रहे थे और कहा कि मेरी लाश जाएगी मेरे पापा के पास। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अयान उसको देखकर के इमोशनल होते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ना बात करता हूँ उससे, अब प्लीज तुम रो नहीं। अयान ने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं किया था और इस तरह से किसी को रोते हुए तो उसने कभी नहीं देखा था, जिस वजह से उसका सॉफ्ट दिल एकदम से पिघल जाता है। और उसे भी आज रियलाइज हुआ था कि उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसी भी जगह है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ खून खराबा, चोरी चकारी करना ही जानता था। वो जल्दी से उस रूम से बाहर की तरफ निकलकर नीचे की तरफ आने लगा था, लेकिन तभी दक्ष ऊपर की तरफ आते हुए अयान को घूरते हुए कहता है, कहाँ गए थे? अयान झट से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहता है, कहीं नहीं, मैं बस वो स्टोर रूम में गया था। वही दक्ष अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, दिख रहा है मुझे। दक्ष अभी ऊपर पहुंचे ही थे कि तभी उन तीनों लड़कों से दोबारा वार्निंग लहजे में कहते हैं, आइंदा से उस लड़की के करीब मत देखना तुम तीनों, और मुझे तुम तीनों की आंखों में उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, और अगर सिंपैथी आ रही है तो उसे अपने पॉकेट में रखो। और ये बोलकर वो सिगरेट का कश लेते हुए दोबारा से रूम के अंदर चले गए थे। वहीं अयान जो नीचे बिछे कारपेट पर बैठते हुए
उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है, यार गलती सही सही पर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी हमने। वो रो रही थी यार। वही रुद्र और बंटी भी उसके सामने बैठ गए थे और वो सभी अपनी पालती मारते हुए उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनने लगे थे। बंटी जो कहता है, आई न्यू इट। उसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत डर रही है बेचारी। अब क्या करेंगे हम लोग? अयान जो कहता है, चोरी से उसे दूर करना पड़ेगा दक्ष से, और किसी भी हालत में उसे कर्नल के हाथों सौंपना होगा। अगर वो अपने पापा के पास चली जाएगी तो शायद वो सेफ हो जाए। वही दूसरी तरफ इस वक्त कर्नल के बंगलों में अफरा तफरी मची हुई थी और अब तो बारात भी आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग और ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे। वो लड़का अमन जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो लगातार ब्रिजेश जी पर चिल्लाया जा रहा था। उसके मॉम डैड भी ब्रिजेश और उनके परिवार वालों की बेइज्जती करते नहीं थक रहे थे। लेकिन तभी तान्या जो उस लड़की के सामने आते हुए उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, भाई आराम से, भले ही रिटायर्ड हो गए लेकिन आपके सीनियर ही हैं ये, एज में भी और पद में भी। और वहीं वो ब्रिजेश जी को संभालते हुए कहती है, अंकल आप एक बार हुक्म दीजिए मुझे, मैं इन लोग को बताती हूँ कि जनाती इतने भी कमजोर नहीं होते जितना ये बराती वालों ने समझ रखा है। वही अमन जो उसकी बात सुन करके उसके कंधे को हाथ से झटके से मारते हुए कहता है, अच्छा तू बताएगी हमें? हाँ तू बताएगी हमें? एक तो हमारी बारात, हम लोग इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, अब क्या बोलूंगा मैं सबसे कि दुल्हन फरार हो गई है। तान्या सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, अगर उसे कोई गाली देकर भी चला जाता तो शायद वो कोई जवाब ना दे, लेकिन उसकी बेस्टी की कोई इस तरह से इंसल्ट कर रहा हो और वो ये सब कुछ चुपचाप सुन रही है तो उसके डिक्शनरी में ही नहीं एग्जिस्ट करता था। और वो झट से अपना हाथ उठा करके उसके बाल को पकड़ते हैं और उसे की गाड़ी के बोनट पर उसके सर को मारते हुए कहती है, बिना सोचे समझे सिर्फ मुंह चलाना आता है तुझे? दिखाई नहीं दे रहा आंटी की क्या हालत हो रखी है? और ये बोल करके वो जोर से उसको अर्चना जी के पैरों पर धक्का मारती है, जिससे वो लड़का जा करके उन्हीं के पैरों पर गिरता है। और वहीं अर्चना जी जो तान्या को रोकते हुए कहती हैं, बेटा ये क्या कर रही? वहीं तान्या की मॉम भी आते हुए कहती हैं, रुक जाओ बच्चे, इस तरह की हरकतें मत करो वरना हमारी और ज्यादा इंसल्ट होगी। तान्या जो कहती है, इंसल्ट? काहे की इंसल्ट? इस वक्त हम इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? और तू लड़का है ना, शादी करना चाहता था उससे, प्यार करता था ना उससे, तो जा तो खुद ढूंढ कर ला उसे। और ये मत समझना कि वो भाग कर गई है, वो ऐसी लड़की नहीं है। अपनी जिंदगी एक बार के लिए वो खत्म कर सकती थी, लेकिन अपने बाप की इज्जत को लेकर वो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर तुझे बहुत प्यार आ रहा है और शादी करनी है ना उससे, तो जा ढूंढ कर ला। गुंडे उठाकर लेकर गए हैं उसे, बहुत मर्द बना फिर रहा है ना। अमन का बाप जाते हुए कहता है, हम क्यों लेकर आए उसे? दुल्हन वो अभी बनी नहीं थी हमारे घर की। अगर हमारे घर की बहू होती तब हमारी जिम्मेदारी होती, अभी वो आप लोग की जिम्मेदारी है। उसे लेकर आइए या फिर ये रिश्ता कैंसिल करिए। और हाँ ब्रिजेश जी, जो भी दहेज में हमारे हाथ में आ चुका है हम उसे वापस नहीं देंगे। तान्या जो अपने हाथ पर ताली पीटते हुए कहती है, यही तो मेन बात है, यही तो ये करना नहीं चाहते। जो हाथ से इतना बड़ी और मोटी रकम निकल रही है, ये ना इनके कलेजे को जला कर रख दे रही है, लालची। वहीं दूसरी तरफ दक्ष अब दोबारा से एक कमरे में अपनी सिगरेट की कश को लेते हुए पहुंच चुका था और वो ईश्वी की हालत को देखकर उसके ठीक पीछे आकर अपने धुबे को उसके चेहरे के पास छोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, रोना नहीं आ रहा आप? वह ईश्वी जो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हारे सामने कमजोर नहीं बनूंगी, रुलाना चाहते हो ना मुझे? नहीं रोऊंगी मैं, एक नंबर की साइको हो तुम, मेरे घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। अभी भी ईश्वी ने उसकी तरफ अपना चेहरा नहीं घुमाया था, लेकिन तभी दक्ष उसकी बात को सुनते हुए सिगरेट को उसके चेहरे के पास ले जाते हुए ऑलमोस्ट अभी उसके चेहरे को जलाता है, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ होता है और वो धीरे से उसे नीचे की तरफ छोड़कर अपने पैरों से रौंदते हुए कहता है, परिवार सबका होता है और सबको अपने परिवार से लगाव भी होता है। अपनी फैमिली को फैमिली समझो, दूसरे के फैमिली को कचड़ा कचड़ा समझ करके पैरों तले रौंद दो उसे।
उसकी बातों में एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। वहीं ईश्वी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही घूमती है, वो 5 से 6 कदम पीछे होते हुए जाकर दीवार से लड़ते हुए कहती है, नहीं, नहीं, तुम। और उसकी सांस एकदम से बढ़ गई थी। वही दक्ष जो स्माइल ले हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ, डर गई क्या? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? वह ईश्वी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, तू दूर रहो मुझसे। वो अचानक से बहुत जोर जोर से कांपते हुए रोना शुरू कर दी थी। वैसे दक्ष दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा हैंडसम था। हाँ, उसने अपनी जिंदगी जंगल में ही काफी वक्त से गुजारी थी, मगर उसके बावजूद भी उसके चेहरे की रौनक कभी भी उसकी शक्ल पर साफ नजर आती थी। लेकिन फिर भी ईश्वी की हालत बुरी हो रखी थी और वो दीवार से टिके ही नीचे की तरफ रोते हुए बैठ जाती है। दक्ष भी अपने पैरों के सहारे से नीचे की तरफ बैठते हुए उसके चेहरे के पास आते हुए कहता है, डर लग रहा है मुझसे, इधर देखकर बात करो। अभी तो कह रही थी कि बहुत हिम्मती हो तुम, मेरे सामने रोओगी नहीं, क्या हुआ? और झटके से उसके गाल को पकड़ते हुए वो अपनी तरफ करते हुए कहता है, देखो मेरी तरफ। ईश्वी अपनी आंखों को तुरंत ही बंद कर लेती है, लेकिन तभी दक्ष अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहता है, इस चेहरे से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब इसी चेहरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ चंद पलों के लिए ही बची है, लेकिन आखिरी पल में यही शक्ल तुम्हारे सामने रहेगी। और ये बोलकर उसके गाल को झटके से छोड़ते हुए वो खड़ा हो गया था। वही ईश्वी धीरे से अपने हाथों को उसके पैरों पर रखते हुए कहती है, मेरे घर वालों को कुछ नहीं करना, मुझे अपने साथ जहां भी ले जाना होगा लेते जाना, पर घर वालों को नहीं। उसकी बात सुनते हुए वो बहुत ही बेरुखी से अपने पैर को उसके हाथ से हटाता है और अपने लेदर जैकेट को निकाल करके साइड के चेयर पर फेंकते हुए अपने पतले से बेड पर आकर लेट जाता है। ईश्वी जो चुपचाप बस रोए जा रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि वो शांत हो जाए, क्योंकि उसे इस वक्त इतना डर लग रहा था कि उसे अपने आवाज भी बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कहीं उसकी आवाज सुनकर के अचानक ही उसके सामने लेटा ये बंदा कहीं उसको हार्म ना कर दे। लेकिन तभी वो अपनी एल्बो से टिक करके उसको देखते हुए कहता है, अगर इसी तरह से रोती रहोगी तो मैं सोऊंगा कैसे? रोना है तो जाकर वॉशरूम के अंदर रहो। वह ईश्वी जो खड़े होते हुए कहती है, वॉशरूम कहाँ है? दक्ष अब पीठ की तरफ करवट करते हुए उसको सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वही है, पर तुम्हारे जैसे लग्जूरियस बाथरूम नहीं मिलेगा यहाँ पर, जो है उसी में एडजस्ट करो। ईश्वी जो कांपते हुए धीरे से उसकी तरफ देखती, लेकिन झट से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मैं गंदा वॉशरूम यूज नहीं कर पाती, मुझे दिक्कत होती है। वही दक्ष कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, इतना नीच और इतना गलीज इंसान हूं मैं कि मैं गंदा वॉशरूम यूज करूंगा? छोटा है मगर साफ है, जाओ। पूरा घर लकड़ी से बना हुआ था। वैसे तो उस घर की हालत काफी बुरी थी, क्योंकि उस घर को अच्छी तरह से रखा नहीं गया था, लेकिन उसकी डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई थी। वॉशरूम के अंदर प्रॉपर लाइट्स भी चल रहे थे, काफी सफाई भी थी और सामने की तरफ एक छोटा सा शीशा भी लगा हुआ था। वैसे दक्ष के कमरे से ज्यादा साफ तो उसका वॉशरूम था, जहां पर उसको काफी सुकून भी मिल रहा था। वो एक लंबी पतली गली को लेकर के बाहर की तरफ भी जाता था। बाहर एक खिड़की लगी हुई थी, जिसे धीरे से ईश्वी अपने हाथों से खोलती है और ठंडी ठंडी हवाओं को दोबारा से अपने चेहरे पर महसूस करते हुए धीरे से कहती है, ये कौन सा नया खेल आ गया मेरी जिंदगी में? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने। अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से ही बिताने का इरादा था भगवान। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, घूमना है, फिरना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसे कोई गुंडा उठाकर और वो भी एक टेररिस्ट। आखिर कौन था ये दक्ष और आखिर कैसी दुश्मनी थी
वहीं ईश्वी जो थोड़ा देर बाहर इसी तरह से देखते हुए अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसे बाहर से दक्ष की काफी जोरदार आवाज आती है। क्या वहीं पर सो गई हो तुम? जैसे ही ईश्वी को यह आवाज सुनाई दी थी, वो झट से मिरर के सामने आकर के अपनी हालत को देखते हुए पहले तो बहुत ज्यादा अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो बार बार ठंडे पानी का छींटा मारते हैं और जल्दी से अपने लहंगे को संभालते हुए बाहर की तरफ आते हुए कहती है, क्या हुआ? दक्ष अपने बेड पर बैठकर सिगरेट का कश लेते हुए कहता है, इतने में तो बंदा 5-6 बार जाकर आ जाए। सो गई थी वहीं पर। ईश्वी जो से देखते हुए पूछते हैं, आपको जाना था? और ये सवाल करके वो खुद ही अपने सर को नीचे करते हुए एक कॉर्नर में जाकर बैठ गई थी। दक्ष उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, नीचे मत बैठो। ईश्वी जो धीरे से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, क्यों? दक्ष की बात सुनकर ईश्वी को लगा था कि वो उसके केयर कर रहा है क्या, लेकिन तभी दक्ष उसकी गलतफहमियों को दूर करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें आज खड़े रहना है, रात भर खड़ी रहो। ईश्वी को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। वहीं दक्ष अभी अपने वॉशरूम में जाता, लेकिन तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पर चूहे और कॉकरोच बहुत ज्यादा आते हैं, तो मेरा ख्याल रखना कि वो मेरे बेड पर ना चढ़ जाए। रात भर पहरेदारी करनी है तुम्हें। और ये बोलकर वो वॉशरूम के अंदर चला गया था। अब जो ईश्वी की बुरी हालत हो रखी थी, चूहे और कॉकरोच दोनों ही ईश्वी के लिए बहुत ही ज्यादा खूंखार और डरावने जानवर थे। ये सुन करके वो बार बार अपने लहंगे को उठा करके कभी अपने पैरों के नीचे देखती तो कभी इधर उधर होकर के अपने आगे पीछे। दक्ष ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। 2 मिनट बाद दक्ष जो वॉशरूम से बाहर निकलते हुए आता है और गीले तौलियों को वहीं एक चेयर पर फेंकते हुए दोबारा से आकर के बेड पर लेट जाता है। ईश्वी जो रोते हुए दक्ष की तरफ एक बार देखती है और धीरे से पूछती है, मैं कहाँ बैठूं? मैं नीचे पैर रखूंगी तो मेरे पैर पर चढ़ जाएंगे। उसकी हालत देख करके बस दक्ष हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, जैसे ईश्वी की बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ईश्वी गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने आसपास अपने आजू बाजू लगातार देख रही थी। वो कभी अपने भारी से लहंगे को उठाती तो कभी अपना पैर थप थप करके मारने लगती। दक्ष को इससे काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसकी वजह से वो एक तकिए को लेकर के अपने सर पर रखते हुए कहता है, शांति से एक जगह पर खड़े रहो वरना पैर बांध कर रख दूंगा तुम्हारे। फिर अगर चूहा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ गया ना तो मैं तुम्हें खोलने से नहीं रहा। ईश्वी और ज्यादा डरते हुए एक ही जगह पर चुपचाप खड़ी रह गई थी और वहीं दक्ष आराम से अपनी नींद पूरी करता है। कई दिनों बाद उसे इतनी सुकून भरी नींद आई थी जैसे कई दिनों से वो किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और आज उसने अपना काम पूरा किया था। अब ईश्वी भी बार बार अपनी नींद की वजह से कभी आगे झुक जाती तो कभी पीछे, और इसी तरह से करते करते सुबह के 5 बज गए थे। जंगल का इलाका होने की वजह से सुबह 5 बजे से ही चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। आसपास बहुत सारे जानवर, चिड़ियों की आवाज और इसी तरह से उल्लू की सुबह होती है। दक्ष को भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो तो रात के लेट होने की वजह से उसकी नींद 5 बजे खुली थी, वरना उसका रूटीन था 3:30 से 4 बजे तक वो हमेशा उठ जाया करता था। दक्ष आराम से अपने मुंह से पिलो हटाता है और वहीं ईश्वी की हालत को देखकर उसको मुस्कुराते हुए बाजू पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से उसे खींच कर ले आकर बेड पर गिराते हुए कहता है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, मैं बाहर से आ रहा हूं, तब तक नींद पूरी करनी है तो कर लो। जिस झटके से उसने बेड पर उसे गिराया था, ईश्वी की नींद एकदम से खुल जाती है और वो अपनी आंखें बड़ी करके दोबारा से अपनी जगह से खड़ी होती, लेकिन तभी वो बेड के ठीक बगल में एक टेबल के नीचे अपनी बंदूक को रखा हुआ उसको निकाल करके ईश्वी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, भागने की कोशिश भी मत करना, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कर्नल की बेटी हो ना, भागने में तो तुम माहिर ही होगी। और ये बोलते हुए वो एक मजबूत कपड़ा ले आकर ईश्वी के हाथ पर बांधता है और उसका दूसरा छोर ले जाकर के विंडो पर बांध देता है। उसके साथ ही वो एक मोटी रस्सी ले आकर के उसके दोनों पैरों को भी एक साथ बांध दिया था ताकि गलती से भी ईश्वी भाग ना पाए। और इसी हालत में उसे छोड़ करके अब वो रूम से बाहर जा चुका था। वहीं ईश्वी जब जब उसका चेहरा देखती उसे बहुत सारी खौफनाक बातें याद आने लगती जो कि उसने न्यूज में सुनी थी। यह नाम टीवी पर
विद्युत विद्युत करके हमेशा से प्रसारण किया जाता था और यहाँ पर सब उसे दक्ष दक्ष करके बुला रहे थे। मगर शक्ल एक जैसी होने की वजह से ईश्वी को बार बार अपने पापा और अपनी मम्मा की याद आ रही थी और वो किसी भी हालत में बस अपने मम्मा पापा के पास जाना चाहती थी, जो कि अब किसी भी हालत में मुमकिन तो नहीं नजर आ रहा था। वहीं कुछ ही देर में ईश्वी को पूरी तरह से उसकी नींद अपने आगोश में ले लेती है और वो 2 घंटे ऐसे सोई थी जैसे उसने बस झपकी ली हो। काफी टाइम से दक्ष के उठाने के बावजूद भी जब ईश्वी की नींद नहीं खुलती तो वो पास के रखे एक छोटे से बकेट का पानी पूरी तरह से उसके मुंह पर उड़ेलते हुए कहता है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बहरी हो गई हो तुम? कब से उठा रहा हूं तुम्हें? वह ईश्वी एकदम से भड़बड़ा कर अभी उठती, लेकिन उसके दोनों पैर बंधे हुए थे जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होकर के आगे की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो पूरी तरह से अभी जमीन पर नहीं पहुंच पाई थी। एक तो उसके हाथ बंधे हुए थे इस वजह से, और दूसरा रीजन ये था कि इस वक्त सामने दक्ष खड़ा था और वो पूरी तरह से स्वेटिंग से भीगा हुआ था, जैसे वो कहीं से भागते हुए वापस आया हो। ईश्वी झट से अपने आप को उससे दूर करते हुए पीछे होते हुए कहती है, मेरा हाथ खोल दीजिए, दर्द हो रहा है। दक्ष उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, दर्द कहाँ से हो रहा है तुम्हें? चैन की नींद सोकर उठी हो तुम? दर्द में इंसान सिर तड़पता है, सो नहीं पाता। और तुम कोई रानी महारानी बन करके यहाँ पर नहीं आई हो जो आराम से बिस्तर के मजे ले रही हो। मुझे काफी गर्मी हो रही है। ईश्वी जो उसे देखते हुए पूछती है, तो मैं क्या करूं? दक्ष उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या करूं? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी पत्नी की हैसियत से यहाँ पर रखा है, भूल तो नहीं गई तुम? वह ईश्वी जो और ज्यादा भी पीछे होती, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि दक्ष ने उसकी कमर को काफी बेदर्दी से अपने हाथों में जकड़ लिया था। उसके हाथ में जरा भी सॉफ्टनेस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लोहे को उसके शरीर पर रख दिया गया हो। ईश्वी उसके हाथ को महसूस करते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे भी तो गर्मी हो रही है। वहीं दक्ष कहता है, बीवी तुम हो मेरी, तो इस हिसाब से देखा जाए आपको मुझे हवा करनी चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए आपको। अब उसके हाथ खोलता है और उससे कहता है, अब झुककर अपने पैर खुद खोलो और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो उस तरीके से पली थी कि वो तो किचन में भी जाना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसके घर के नौकर उसे जाने दिया करते थे। गर्मी क्या होती है ये भी उसे कभी एहसास नहीं हुआ था। उत्तराखंड का मौसम वैसे भी काफी ठंडा हुआ करता था, लेकिन इस समय वहां पर भी गर्मी पड़ रही थी। सूरज भी उन्हीं लोग के घर की तरफ अपनी रोशनी को बिछाए बैठा था। जैसे ही वो अपने पैर को खोलती है, वो धीरे से दक्ष की तरफ देखती और फिर से अपनी नजर को नीचे करते हुए पूछती है, कहाँ से लाना है पानी? पहले तो दक्ष उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और वहीं पर रखे चेयर से कुछ कपड़े वगैरह को हटाते हुए साइड में फेंकते हुए कहता है, ऐसे जाओगी तुम? और ये बोलकर वो आकर अपने चेयर पर बैठ गया था। ईश्वी जो उसे देखते हुए पूछती है, तो कैसे? मैं ला देती हूँ पानी, आप बताइए कहाँ? वही दक्ष उसको इस तरह देखकर हंसते हुए कहता है, इस लहंगे में तुम चल भी पाओगी ठीक से? वैसे बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें पैरों में? ईश्वी जो दक्ष को हैरानी से देखते हुए पूछती है, आपको मेरे दर्द से कोई फर्क पड़ता है? मैं कब से कह रही हूँ मुझे घर जाना है, आप जाने ही नहीं दे रहे। उसकी बात सुनकर के दक्ष उसको घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आने वाला था, अब तक पहुंचा नहीं वो यहाँ पर? आएगा भी या फिर तुमसे छुटकारा पा गया वो? ईश्वी जो उसकी बात सुनते हुए कहती है, पापा आएंगे, वो जरूर आएंगे, देख लीजिएगा, ढूंढते हुए आएंगे आपको और बहुत मारेंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं होता जब मुझे कोई हर्ट करता है तो। दक्ष खड़े होते हुए अचानक ही उसके गाल को जोर से अपने हाथों में भरते हुए कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, उन्हें बर्दाश्त ना हो। ऐसी ऐसी हालत करूंगा ना तुम्हारी, और सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी करूंगा ताकि प्रूफ के लिए उनको दे भी पाऊं कि उनकी बेटी की मैंने क्या दुर्दशा की थी। तो चलो मेरी प्यारी सिंड्रेला शुरू करते हैं। और फिर से वो चेयर पर बैठते हुए कहता है, जाओ जाओ, बगल में एक घड़ा रखा है, उसमें से पानी लेकर आओ। नहीं, एक्चुअली पूरा का पूरा घड़ा लेकर आओ, पानी मैं खुद ही पी लूंगा। वह ईश्वी जो
अपना मुंह बनाते हुए पूछती है, घड़ा? घड़ा क्या होता है? दक्ष उसकी हालत पर दोबारा से हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें एज एन इंडियन की तुम्हें हिंदी नहीं आती। वह इस बात पर ईश्वी धीरे से अपना सिर नीचे करते हुए कहते हैं, चाहती हूँ मैं। दिमाग में ये बात अटैच हुई थी। वो झट से पीछे मुड़ते हुए पूछती है, इंडियन? आप इंडियन होने की बात क्यों कर रहे हैं? आप खुद इंडिया से हैं क्या? ये बात सुनकर के दक्ष कहता है, क्यों, तुम्हें कोई शक है मेरे खून पर? वह ईश्वी जो कहती है, आप तो अभी वो अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, टेररिस्ट। ईश्वी जो इस बात पर तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आप तो टेररिस्ट है ना, और टेररिस्ट इंडियन कैसे हो सकते हैं? इस बात पर दक्ष को इतना गुस्सा आया था कि वो अपने आसपास की चीजों को उठा करके वहीं फ्लोर पर पटकते हुए कहता है, टेररिस्ट, टेररिस्ट माय फुट। तुम जाओ घड़ा लेकर आओ, खामखा अपनी जान की दुश्मन मत बनो, और आइंदा से ये शब्द मेरे लिए यूज मत करना। नफरत होती है मुझे शब्द से, और जिसने भी मेरे सामने ये लफ्ज यूज किया है ना, मैंने उसकी जीभ काट के रख दी है। तुम्हारी भी जुबान तुम्हारे हाथ में आ जाएगी अगर दोबारा से ये लफ्ज मेरे लिए यूज किया तो। समझ आई बात? ईश्वी जल्दी से अपना लहंगा उठाई थी और बिना कुछ बोले जल्दी से उस रूम से बाहर की तरफ भाग जाती है। और जैसे ही वो बाहर आई थी, वो जोर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, अब मैं नहीं बचूंगी, मैं पक्का मरूंगी, बस मेरी मौत थोड़ी आसान हो। ये बिल्कुल वही इंसान है, ये वही इंसान है जिसे मैंने टीवी में देखा था, वांटेड क्रिमिनल। पक्का मुझे जानबूझ करके फंसा है ताकि मुझे अपने देश में ले जा सके और खुद को बेगुनाह कड़े पनिशमेंट से बचा सके। पता नहीं मेरा क्या होगा मम्मा। लेकिन तभी वो देखती है कि नीचे बहुत सारे लोग इधर उधर राइफल लेकर के घूम रहे हैं। ईश्वी ने वैसे तो बंदूकें बहुत बार देखी थी, लेकिन इस तरह से सबके हाथ में बंदूक देखकर के उसे काफी डर लग रहा था। वो चुपचाप से घड़ा देखते हुए कहती है, शायद यही होगा, और वो धीरे से उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो घड़ा कोई इतना छोटा नहीं था, और वो ईश्वी के हाथ से उठ जाए वो इतना ईश्वी जब एक हाथ से उस घड़े के मुंह पर अपना हाथ रखती और दूसरे हाथ से उसको अपनी बाहों में पकड़कर अपने लहंगे को जैसे तैसे अपने पैरों से मारते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। वही दक्ष आराम से अपने चेयर पर बैठा हुआ अपनी आंखें बंद किया हुआ कुछ सोच रहा था, और उसके पायल के छन से ही वो समझ जाता है कि ईश्वी अंदर आ रही है। अपने बगल में रखे टेबल से उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पानी गिराओ इसमें। ईश्वी से पहले गिरा था, और ऊपर से ये बात सुन करके वो अपना सिर नाम हिलाते हुए धीरे से कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत भारी है। वही दक्ष उसे आगे वार्निंग देते हुए कहता है, अगर ये गिरा तो जान लेना 2 दिन तक पानी के लिए तरस जाओगे तुम। पानी डालो और उसमें से एक बूंद भी इधर से उधर बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना चूहे वाले। और अगर पानी का बूंद जरा सा भी इस ग्लास से इधर से उधर गिरा तो ऐसे रूम में ले जाकर बंद करूंगा जहां पर चूहे तुम्हारे कपड़े को तो डालेंगे, छिपकली तुम्हारे शरीर पर चढ़ जाएगी, और कॉकरोच। जैसे उन्होंने इतना बोला था, पूरा का पूरा घड़ा नीचे की तरफ ईश्वी के हाथ से फिसल जाता है, और वो जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख रही थी, जैसे अगर वो कानों पर हाथ और सब कुछ ठीक हो जाता। नीचे घड़ा गिरने की वजह से तुरंत ही पूरा घड़ा नीचे गिरने की वजह से चकनाचूर होकर पूरी तरह से इधर उधर फैल गया था, और उसका पानी भी पूरी तरह ईश्वी के लहंगे पर आकर गिर गया था। वो भी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने कानों पर जोर से अपना हाथ दबाए हुई थी। इस हरकत की उम्मीद थी, जिसकी वजह से वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर धीरे से खड़े होते हुए कहता है, ये तो तुमने पूरा का पूरा पानी वेस्ट कर दिया, और ऊपर से मेरा इतना खूबसूरत घड़ा भी इतनी आसानी से तोड़ दिया। और फिर वो दोनों हाथ उसके कानों से हटाते हुए कहते हैं, अब तुम्हारा क्या किया जाए? वह ईश्वी जो कहती है,
मुझसे संभला नहीं जा रहा था, वो बहुत बहुत भारी था, 5-10 किलो का तो होगा वो। दक्ष उसकी बात पर एक तिरछी मुस्कान पास करते हुए कहता है, चाहे वो जितने भी लीटर का हो, अब तो तुमसे गिर गया है। पहले ये सारा पानी साफ करो और फिर अपनी इस गलती के लिए पनिशमेंट पाने के लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो जाना। जल्दी करो, और भी बहुत काम है मुझे तुमसे। और वो इसको देते हुए कहता है, जल्दी निकालो सारा पानी, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी हैं जो पानी की वजह से खराब हो रही हैं। ईश्वी रोते हुए झुकती है और वहां के आसपास का जितना भी पानी उससे बन पा रहा था वो उसे उठाते हुए खिड़की से बाहर की तरफ फेंकने लगती है। पानी पूरी तरह से फ्लोर पर अब फैल चुका था और ज्यादा पानी बकेट से बाहर नहीं निकल पाता। वही दक्ष उससे कहता है, हो गया। ईश्वी जानबूझकर के बार बार झूठ में ही बाल्टी को जमीन पर बार बार खिसराते हुए पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो इस वक्त दक्ष के पनिशमेंट से बचना चाह रही थी। दोबारा से दक्ष के ईश्वी जब उसकी बात नहीं सुनती तो वो गुस्साते हुए उससे कहता है, क्या कहा मैंने? हो गया, चुपचाप से सामने आकर खड़ी हो जाओ। वही ईश्वी जो अपनी धीरे से खड़ी होती है और डिस्कस्टिंग सा मुंह बना करके उनके सामने अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ रख के चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों को देखकर समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है, जिसे वो कब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो अपने माँ बाप की लाडली बच्ची जरूर थी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता था और उसके छोटे छोटे नखरे भी सब लोग उठाने के लिए तैयार रहते थे, इवन उसकी अपनी बेस्टी भी। कोई भी उससे इस तरह से कभी बिहेव नहीं किया था और वो सबकी लाडली होने की वजह से इतना सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। गुस्से में हल्की हल्की उसकी नाक भी फूल रही थी, जिसे देखकर दक्ष जो पहले तो मुस्कुराता है लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मलाइज करते हुए कहता है, कौन से स्टोर रूम में जाना पसंद करोगी? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैश्वी जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपको मेरे साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे हाथ में वो बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा था, इसलिए मुझसे छूट गया और आप मुझे डरा रहे थे। वही दक्ष कहता है, तो डरा रहा था तो तुम छोड़ दोगी पूरा घड़ा? तुम्हें पता भी है कि पानी कितना मुश्किल होता है ले आना। पास में एक नदी बहती है, सुबह सुबह जाना पड़ता है वहां पर, क्योंकि अगर हम लोग को किसी आम इंसान ने देख लिया ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे ईश्वी ने यह सुना था उसका दिमाग तुरंत ही काम करता है और वो उससे कहती है, तो कोई बात नहीं ना, आपका पानी मैंने वेस्ट किया तो मैं ही पानी लेकर आऊंगी। वही दक्ष उस पर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी अच्छी, काफी समझदार हो। महेश्वी जब अपना सिर धीरे से हाँ मिलाती है और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने अपना सिर झुका लेती है। ईश्वी जब अपने मन में ही कहती है, एक बार अगर मैं वहां पहुंच गई तो शायद मुझे कोई आम इंसान देख ले। और वैसे भी ये शहर तो देहरादून ही है, क्योंकि हम ज्यादा दूर तो नहीं आए थे अपने घर से, थोड़े ही देर में यहाँ पर पहुंच गए थे। और आसपास के सारे लोग मेरे घर वालों को अच्छे से जानते और मुझे भी जानते। काश कोई आम इंसान मुझे देख ले और मेरे पापा को बता दे, फिर तो मेरे पापा सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आइए जानते हैं अब बेचारी ईश्वी का क्या होगा और आखिर क्यों तंग कर रहा था दक्ष से, और अगर वाकई में ही दक्ष को ईश्वी को मारना था तो अब तक उसे जिंदा क्यों रखा था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ सेट फॉर सेल्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।